नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की गहमा-गहमी चल रही है और हर प्रत्याशी, हर पार्टी का प्रत्याशी कमर कसकर मैदान में उतरा हुआ है, लोगों से मिल रहा है और वादे कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी हैं, जो आप पार्टी से हैं। आप पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन हैं और भी कई पद हैं, लेकिन इन पदों का यहाँ पर जिक्र करना से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं आप पार्टी के माध्यम से। क्षेत्र क्रमांक 4, इंदौर का क्षेत्र क्रमांक 4 जो है वो पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा होती है और वहीं से डॉक्टर पीयूष जोशी की दावेदारी है आप पार्टी से। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर पीयूष जोशी से। सर, बहुत स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर, सबसे मूल सवाल तो खैर हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि आप राजनीति में आपका आना कैसे हो गया। आप डॉक्टर हैं और अमूमन आदमी डॉक्टर को अलग ढंग से देखता है, लेकिन डॉक्टर यदि राजनीति में आए तो 100% उसके पीछे कोई बहुत बड़ा थॉट रहा होगा, कोई घटना रही होगी, कोई मिशन रहा होगा। क्या है? देखिए, मैं वैष्णव स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो हमारे स्कूल में एक परिपाटी होती थी कि जितने भी महापुरुष होते थे उनकी जयंती और पुण्यतिथियों पे एक भाषण प्रतियोगिता होती थी। जी हाँ। तो गाहे बगाहे जब भी हम उन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे तो उन महापुरुषों की जीवनियों के बारे में, उनके जीवन परिचयों के बारे में, उनसे एक तरीके का आत्म साक्षात्कार भी, उनसे भी साक्षात्कार होता था और एक आत्म साक्षात्कार भी होता था। तो अब ये सबसे बड़ी बात थी कि भाई उसमें एक, जब हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं जो कि राष्ट्रपिता भी हैं, तो उसमें ये बात निकल के आई कि जब भी कोई व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंच जाए अपने जीवन में कि इस राष्ट्र को, समाज को वापस कुछ दे सके, तो वो हम सबका कर्तव्य है कि हमें वापस देना चाहिए। हम लोग शुरू से कुछ ना कुछ एनजीओस के माध्यम से कुछ वन ग्रामों को गोद लेकर वहाँ पे महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण हटाने के लिए, अनीमिया जो खून की कमी होती है, वो हटाने के लिए काम कर रहे थे। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ तो पूरे देश को एक मौका मिला कुछ समाज को वापस करने का, देश को वापस करने का। तो तब से जुड़े हैं। और जब पार्टी बनी तो पार्टी का पहले दिन से सदस्य हूँ। 26 नवंबर 2012 से अलग अलग रोल्स में पार्टी में काम करता रहा हूँ। पार्टी ने अभी सक्रिय राजनीति में पिछले 4 साल से बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, तो उनका निर्वहन कर रहा हूँ। स्कूल अस्पताल की राजनीति जो है वही मुझे लगता है विश्वगुरु बनाने का एकमात्र माध्यम है जो आम आदमी पार्टी करती है। आपने महापुरुषों की बात की, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है कि महापुरुष हम उन्हीं को मानते हैं जिनके अंदर कोई बदलाव की एक चिंगारी फूटती है। उन्हें समाज की अव्यवस्थाओं को वो देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, उन्हें लगता है कि इसे बदलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें वाकई बदलने की आवश्यकता है, विद्रूपताएं हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि विद्रूपताएं हैं कि नहीं हैं। आप एक चीज़ देखिए, जब हम लोग स्कूल में थे हम लोग बात करते थे कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़ी ख़राब बात है। बात होती थी कि यार वो उसके फलाने के पिताजी तो हैं, वो तो पैसे खाते हैं। तो ये बातें हम करते थे और ये बातें बड़ी गलत दृष्टि से देखी जाती थी कि नहीं यार, यदि वो पैसा खाता है तो वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। वो भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है, तो ये विद्रूपता तो है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि नवजात मृत्यु दर में हमारा प्रदेश 20 साल से नंबर 1। मामा जी उसकी बात नहीं करते हैं, क्षेत्रीय विधायक उसकी बात नहीं करते हैं। तो मतलब नवजात मृत्यु दर क्या होती है, नियोनेटल मॉर्टेलिटी में आपको बताता हूँ। 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मर रहे हैं पूरे देश में। 1 साल, 2 साल, 5 साल से नहीं, पिछले 20 साल से लगातार 1000 बच्चे हर 1000 पे सबसे ज्यादा जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 20 साल से। अच्छा, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल से नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। किसी को पड़ी नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। हम बोलते हैं विकास हुआ, अरे ये कैसा विकास है। मातृ मृत्यु दर, जो माताएं जो हैं, जो बच्चों को पैदा करती है, उसमें हम नंबर 2 पे हैं देश में। किसी को नहीं पड़ी इस बारे में, तो विद्रूपता नहीं है तो क्या है? मतलब सीधे सीधे जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल है, नहीं है। आप बताइए, यदि नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट आपकी 20 साल से नंबर 1 है, आप थोड़ा भी काम कर लेते ना उस दिशा में, तो आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे तो आ जाते। क्या मामा जी को आपने कहते हुए सुना है, मामा जी या विधायक को या स्वास्थ्य मंत्री को ये बात करते हुए सुना है कि भाई ये नवजात मृत्यु दर को कैसे कम करा जाए? क्या आपने कोर्स ऑफ डिस्कशन सुना है? कितनी कमिटीज की इन्होंने बनाई है कि नवजात मृत्यु दर कम कर दी जाए? कितनी कमिटीज इन्होंने बनाई है कि मातृ मृत्यु दर कम कर दी जाए? पीएचसीज का टोटा है, पीएचसीज के अंदर डॉक्टर्स का टोटा है। क्या आपने सुना है कि क्या स्थिति हो रही है कि पीएचसी को हम किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए?
संजीवनी क्लिनिक की घोषणा कर चुके थे मामा जी, 85 संजीवनी क्लिनिक बनाना थे, आपको पता है, जी हाँ, जानकारी में बड़े बड़े फैनफेयर के साथ में है। कितने संजीवनी क्लिनिक फंक्शनल है इंदौर शहर में, क्या ये बात हम कर पाए? एक भी संजीवनी क्लिनिक ढंग से नहीं चल रहा है। तो क्या ये रीअसेसमेंट किया गया कि क्यों नहीं चल रहा है, किस प्रकार से इस मॉडल को इम्प्रूव किया जाए? यदि नहीं चला, 25,000 स्कूल बंद हो गए जी, शिक्षकों की कमी है, प्रिंसिपल्स नहीं है हजारों स्कूलों के अंदर, और सीएम राइस स्कूल लाते हैं और पुराने स्कूलों का ही रंग रोगन वापस से करके मलार आश्रम, अहिल्या आश्रम, इनको सीएम राइस के ठप्पे की आवश्यकता नहीं है, शुरू से बहुत बड़े विद्यालय रहे। तो आपको सीएम राइस स्कूल बनाना है तो नए स्कूल बनाइए ना, पुराने स्कूलों को क्यों सीएम राइस का ठप्पा दे रहे हैं आप? प्रॉब्लम ये प्रायोरिटीज में नहीं है, हमारे प्रायोरिटीज में रुद्राक्ष वितरण है, कथाएं करवाना है, हमारी प्रायोरिटीज में भंडारे करवाना है, भोजन करवाना है, कलश यात्रा निकलवाना है, चुनरी यात्रा निकलवाना है। तालाबों की बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरी विधानसभा में छोटा सिरपुर तालाब आता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से क्षेत्रीय विधायक से, वो आखिरी बार छोटा सिरपुर तालाब पे कब गई थी? उसकी जलकुंभी निकालने के लिए उन्होंने क्या विचार किया? उन्होंने वहां पे जो लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके आगम क्षेत्र के, उसमें जो रियल एस्टेट माफिया सक्रिय है, उसके बारे में क्या काम किया? यदि नहीं किया तो क्या ये विधायक का जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है? मतलब मैं शायद, या तो मेरी संविधान को लेकर समझ बहुत खराब है, या तो संविधान में, हमारा संविधान बदल चुका और उसमें लिखा है कि विधायक के जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा कथा कराना, गरबे कराना, भंडारे कराना, क्रिकेट टूर्नामेंट कराना या यात्राएं निकालना। जी पीयूष जी, आपको क्या लगता है ये जो नेता हैं ये क्यों ऐसा करते हैं? मतलब क्या आम जनता की आवश्यकता है ये? आम जनता क्या इन्हीं बातों से समझ सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता आम जनता इन्हीं बातों से समझ सकती। यदि आम जनता इन्हीं बातों से समझ सकती तो जनहित के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी है ना, क्या है कि थोड़ा सा कॉस्मेटिक तो इनको करना पड़ेगा, तो कभी कुछ टैंकर्स चला देते हैं। भाई साहब, आपका काम टैंकर चलाना नहीं है, आपका काम है नल में पानी पहुंचाना। आपका काम है कि जनता को इस लायक बनाना, मूलभूत सुविधाएं देकर, कि बाकी का काम वो अपने आप से सेल्फ सस्टेनिंग अपने रोजगार के तहत कर पाए। जनता जो है, देखिए, भारत एक धार्मिक देश है, ये तो आप और हम सब मानेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धर्म के प्रति हम सबकी आस्था है, हम सबका लगाव है, सबके अपने अपने धर्मों के प्रति सबकी आस्था और लगाव है। हम उसमें एक इमोशन का पुट डाल के वो जो धार्मिकता है उसको निचोड़ के अपने वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो गलत है। जी जी। धर्म और राजनीति का जो गठजोड़ है वो गलत है। राजनीति जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका, जनता के जो मूलभूत की सुविधाएं वो प्रोवाइड करना, जो आप नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ तो आडंबर चाहिए ना उसको छुपाने के लिए। आपने चूंकि धर्म की बात की है, तो जब भी हम धर्म को छेड़ते हैं तो आम आदमी जो है वो आक्रोशित हो जाता है। आम आदमी की जो भाव है वो ठेस, अब जैसे अभी आपने जो बात कही, ये भी आम आदमी को कहीं ठेस पहुंचा सकती है। तो आपको लगता है कि नेता शायद इसीलिए बात करते हैं कि आम आदमी हर्ट ना हो, आम आदमी जो है वो उनके साथ में रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात ठेस पहुंचाने लायक बात है। देखिए, राम राज्य एक ऐसी अवस्था है जो हम सब चाहते हैं इस देश में। एक आदर्श शासन प्रणाली है जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। तो हम वैसी अवस्था तो हर कोई चाहता है, पर उसके नाम पे ठग तो कोई नहीं चाहता जी। तो ये तो भाई आपको तो, जनता को यही तो समझना है कि कौन आपके साथ ठगोरी कर रहा है और कौन वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। धर्म और अध्यात्म के ऊपर चर्चा तो हम मतलब वर्षों तक कर सकते हैं और फिर भी हमारा ज्ञान सीमित रहेगा। पर धर्म के नाम पर जो हम आयोजन और प्रयोजन करके जनता के मूल मुद्दों से हम ध्यान भटका रहे हैं, तो उस बारे में तो हमें सबको सोचना ही पड़ेगा ना। और नहीं सोचेंगे तो हम कब तक भटकते रहेंगे इन चीज़ों में, फिर स्कूल और अस्पताल कैसे बनेंगे? क्षेत्र क्रमांक 4 ही क्यों? आपने क्षेत्र क्रमांक 4 से आप प्रत्याशी के तौर पर खड़े किए गए हैं जी, क्यों चुना आपने इस क्षेत्र में? ऐसा क्या था? देखिए, क्षेत्र क्रमांक 4 मेरा घर जी, मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा वैष्णव स्कूल में, जैसा मैंने बताया, वहीं हुई है। उसके बाद में क्षेत्र क्रमांक 4 में या 4 से लगे हुए अस्पतालों में मैंने अपना कार्य किया है। जैसे चोईथाम अस्पताल में मैंने काफ़ी लगभग 1 दशक तक कार्य किया है। उसके बाद अरिहंत अस्पताल में वर्तमान में मैं कार्यरत था, मतलब मॉर्निंग ओपीडी करता हूँ आप। तो क्षेत्र क्रमांक 4 मेरा घर है जी। और मेरे घर के हो तो मुझे सबसे पहले सुधारना पड़ेगा ना। मुझे यदि झाड़ू लगाना है तो सबसे पहले तो मुझे मेरे घर की सफाई करना पड़ेगी जी। तो इसलिए क्षेत्र क्रमांक 4 मैंने सोचा है कि भाई ये लड़ाई तो घर से लड़ी जाएगी जी। और जनता को समझाया जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है, कोशिश की जाएगी। जातिगत समीकरण के इन दिनों दौर है। अगर हम भाजपा की बात करें तो कुछ तथाकथित जो नेता हैं वो तो बहुत स्पष्ट रूप से हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कांग्रेस तो बहुत स्पष्ट तौर पर बड़े बैनर पर आ गई है कि जातिगत समीकरण के आधार पर वो जो है जनगणना की बात कर रही है। क्या आपको भी पार्टी ने, आप चूँकि ब्राह्मण हैं,
और ब्राह्मण लॉबी भी वहाँ पर है, ब्राह्मण का बड़ा वर्ग है, तो क्या आपको इसलिए चुना है कि आप ब्राह्मण हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल पाएंगे आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यदि मालवा में एक कोई जाति है जो वोट बैंक के आधार पे वोट नहीं करती है तो वो ब्राह्मण है। जी। क्योंकि एन मास कभी भी ब्राह्मण दूसरे ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्योंकि विचारवान होता है, थोड़ा सा विचार भी करता है, सब चीजें करता है, मतभिन्नता रहती है जो डेमोक्रेसी की खूबी है। तो मुझे तो लगता है इसी तरीके से होना चाहिए, किसी को भी वोट बैंक बना के वोट नहीं किया जाना चाहिए। पर एक जो मिथक है कि भाई जो ब्राह्मण है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, तो वो मिथक अब की बार जरूर टूट सकता है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, आप सर्व ब्राह्मण सम्मेलन करिए, सब चीजें करिए, पर क्या आपने ब्राह्मणों के लिए, यदि आप बोलते हैं हम सनातनी है, तो कोई वेदांत महाविद्यालय बनाने की कोई आपने परिकल्पना मूल रूप में साकार करी है क्या? जी। क्योंकि आप देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं भी चाहूँगा मेरे बच्चे प्रोफेशनल डिग्री लें। जी। आप भी चाहेंगे कि बच्चे प्रोफेशनल डिग्री लें। बेटी आपकी अमेरिका गई है अभी, तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा हमारा बच्चा पंडित बने। तो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसके साथ वो प्रोफेशनल सम्मान नहीं जुड़ा हुआ। जब आप वेदांत महाविद्यालय देंगे, उसमें एक बीएससी और एमएससी की डिग्री देना शुरू करेंगे, और उससे पास आउट होने वाले बच्चों को जो वेदांत महाविद्यालय से निकले हैं, संस्कृत महाविद्यालयों से निकले हैं, उनको लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर ऐसी उपाधियां देंगे, उसमें पीएचडी करवाएंगे, उसके साथ में प्रोफेशनलिज्म को जोड़ेंगे, तो हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को उस दिशा में चाहेगा कि पढ़े। तो देखिए, शिक्षा जो है ना बहुत वृहद है, यदि उस पर काम किया जाए तो सब चीज संभव है। हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है, परंपराएं जीवित रह सकती हैं, हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जीवित रह सकता है, और सब लोग साथ में रह सकते हैं। अनेकता में एकता का यही तो मॉडल है। खूब अच्छा काम हो सकता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए और ईमानदारी होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए। आप क्षेत्र क्रमांक 4 में लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहकर मिल रहे हैं? मतलब क्या वादे आपके हैं और लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, मेरा जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, मैं 3 पॉइंट का एजेंडा लेके मिल रहा हूँ। हमारा बिल्कुल सीधा सीधा कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, ये 3 मॉडल हैं। क्योंकि जो क्षेत्र क्रमांक 4 जो पश्चिम क्षेत्र है, वो छोटे और मझोले व्यापारियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार की हम बात करें तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 नए सरकारी स्कूल, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम हो, सर्व सुविधा युक्त सरकारी स्कूल अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाए जाने चाहिए। हर वार्ड के अंदर एक फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक, सही तरीके से चलने वाला मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा, जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं, उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक लोकल बिजनेस अथॉरिटी बनाई जाए जो हर तरीके की हेल्प दे। टैक्स रिटर्न्स भरने संबंधी उनको हेल्प दे, जीएसटी फाइल करने के संबंधी हेल्प दे, पुलिसी हेल्प दे, लीगल हेल्प दे, मार्केटिंग का काम करे किसी कंसल्टेंट के माध्यम से, एक हाइपर लोकल ई-कॉमर्स सिस्टम बनाया जाए। ये सब काम किए जा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 5 स्कूल बनाना एक विधानसभा क्षेत्र में क्या बहुत बड़ा काम है विधायक के लिए? या हर वार्ड में सिर्फ एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना क्या बहुत बड़ा काम है विधायक के लिए? अपने छोटे और मझोले व्यापारियों की रक्षा करना क्या बहुत बड़ा काम है विधायक के लिए? और क्या इस दिशा में काम किया जा रहा है? यदि काम किया जा रहा है और आपका जवाब हाँ है, तो आप जिसको वोट कर रहे हैं करते रहें, कोई समस्या नहीं है। पर यदि इसका जवाब ना में है तो विचार करने का समय है कि भाई अब किन चीज़ों के लिए बात की जानी चाहिए, बस वही बात है। जी पीयूष जी, बहुत व्यवहारिक अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपकी पार्टी ने कहा था कि कुछ समय पहले अरविंद जी आए भी थे भोपाल, ऐसा लग रहा था कि बहुत दमदारी के साथ में आप साथ में आएंगे, लेकिन इस वक्त तो नहीं लग रहा। मुश्किल 20-25 दिन रहे हैं चुनाव में। आप जैसे कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो बहुत व्यवहारिक सवाल ये, कभी आप जीत जाते हैं और सरकार तो किसी और की बनती है, तो आपको लगता है, जैसे आपने कहा ना कि क्या बड़ा काम है, तो वाकई क्या आपको लगता है कि आसान होगा ये सब कर पाना कि सरकार कोई और है और आप एक विधायक के तौर पर हैं? ओ यस, 110% बिल्कुल आसान है जी, बहुत आसान है एक विधायक के लिए। विधायक के पास में बहुत सारे रिसोर्सेस रहते हैं अपने लोकल एरिया के स्कूल्स को सुधारने के लिए और नए बनाने के लिए। वार्ड में फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक सोसाइटीज़ के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। 5 नए सरकारी स्कूल, मैं 50 नहीं बोल रहा हूँ जी, सिर्फ 5 नए स्कूल बोल रहा हूँ, सरकारी यूं ट्रस्ट के माध्यम से वो बनाए जा सकते हैं, स्टेडियम्स के साथ में बनाए जा सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन किया जा सकता है, CSR एक्टिविटीज़ के साथ स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। लोकल बिजनेस अथॉरिटी तो बहुत आराम से बनाई जा सकती है। 5 व्यापारियों के प्रतिनिधियों को लीजिए, 5 बढ़िया IIM से पास आउट लोगों को लीजिए, बिजनेस मॉडल एक क्रिएट कीजिए और बिजनेस मॉडल क्रिएट करके एक LBA बना लीजिए, लोकल बिजनेस अथॉरिटी, जो हर तरीके की 4 लॉयर्स उसके साथ में एमलगमेट कर दीजिए और वो बिजनेस अथॉरिटी उनकी लड़ाई लड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ जो एक विधायक अपने लेवल पे कर सकता है। पैसा कहाँ से आएगा विधायक? मैं यही बोल रहा हूँ, सोसाइटी, देखिए विधायक निधि तो लिमिटेड है, पर क्या आप सोसाइटी नहीं बना सकते हैं? क्या आप इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं? लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फाउंडेशन है, जैसे विप्रो फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं माफी जा रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, लेकिन क्या ये फाउंडेशन जो है सरकार
के विरुद्ध जाके आप पार्टी के कार्यकर्ता को सपोर्ट करेंगी? मेरा ये कहना है, आप पार्टी के कार्यकर्ता को थोड़ी ना सपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल बनाना कौन सा सरकार विरोधी काम है? मोहल्ला क्लिनिक बनाना कौन सा सरकार विरोधी काम है? लोकल बिजनेस अथॉरिटी बनाना कौन सा सरकार विरोधी काम है? लोकल बिजनेस अथॉरिटी में तो किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में तो किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। वार्ड के 10 सेठों से मिलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खड़ा कर देंगे साहब। प्याऊ बनाना, धर्मशालाएं बनाना, हुआ है पहले लगाना। आप पार्टी ने कहीं किया है ऐसा? देखिए कर्नाटक आप देख लीजिए, बैंगलोर देख लीजिए, बैंगलोर में 3 मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने 3 मोहल्ला क्लिनिक बैंगलोर में फंक्शनल करके दिखाए। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, एक मोहल्ला क्लिनिक तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा विधानसभा 4 में। जी जी। फंक्शनल मोहल्ला क्लिनिक तो मैं आपको चलवा के दिखा दूंगा कि देखिए चल सकता है। चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, जी जी जी, आपके इस चैनल पे आज बैठ के बोल रहा हूँ। अच्छी बात कह रहे हैं आप। हारे या जीते, एक मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल तरीके से तो हम बना के दिखा सकते हैं। जी जी। पर ये नियत होना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। आप बैठ जाओ ना एक टेबल पे लेके और 25 चीजें करो कि भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। दिन रात यदि आप चिंता करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा? मैंने 100% बने। पीयूष जी, आपसे बात करते हुए कई बातें महसूस हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस देश में बिना पैसों के, बिना पावर के आप राजनीति में आ सकते हैं और लगातार बने रह सकते हैं? क्योंकि पैसा और पावर जो है, ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास में है वही राजनीति में आए। ये तो दुखद बात है। इसलिए दुखद बात है, मैं इसलिए दुखद बात बोलूँगा कि इस देश के, हम बोलते हैं इस देश में जनतंत्र है। इस देश के 99% लोगों को हमने चुनावी प्रक्रिया से दूर कर दिया है ना। इतना पैसा हमने इन्फ्लो किया है, इतना बाहुबल हमने इन्फ्लो किया है। तो ये जनतंत्र में ये परंपरा तो सही नहीं है कि भाई 99% जनता से दूर हो जाए। तो जनतंत्र नहीं हो गया है। इस जनतंत्र क्या होता है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये नेता तंत्र में बदल गया, जहाँ नेता और नेता के परिवार के लिए, नेता और नेता के पट्टों द्वारा शासन। तो नेता तंत्र को बदलना पड़ेगा, नेता को आउट करना पड़ेगा, आम आदमी को इन करना पड़ेगा, जो जनतंत्र वास्तव में बना है। और रह सकते हैं। केजरीवाल जी ने प्रूव किया है, शीला दीक्षित को हरा के प्रूव किया है। एक साधारण से मोबाइल रिपेयरमैन ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में हराया है, मोबाइल रिपेयरमैन ने। जी 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 जी। तो ये तो देखिए सकता है, पूरा इतिहास जो है 75 साल का इन उदाहरणों से भरा पड़ा है। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दमदारी से हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। और धन बल और बाहुबल जिस लेवल पे है उस लेवल पे नहीं, अपनी बात पहुंचाने जितने साधन तो होना ही चाहिए, उतने हमारे पास में भी हैं। चलिए, पर वो है कि उतने साधनों की आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर किया जा सकता है। क्षेत्र क्रमांक 4 के कार्यकर्ताओं से बात करें, अयोध्या कहा जाता है क्षेत्र क्रमांक 4। क्षेत्र क्रमांक 4 के कार्यकर्ताओं से बात करें, भाजपा के जो हैं वो तो खैर बहुत खुश हैं उस क्षेत्र में रहते हुए। आम आदमियों से बात करें तो वो भी नाखुश नहीं हैं। आपको ऐसा क्या दिख गया कि आप बहुत आक्रोश लिए हुए हैं क्षेत्र क्रमांक 4 में? ऐसा क्या गड़बड़ है? मुझे पता नहीं आपको कैसा लगता है कि नाखुश नहीं है। आप जाइए जनता के बीच में, भिया और भिया के पट्टों को अलग कर दो और फिर जनता से बात करो। आप घर में जाके द्वारकापुरी चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, आप पूछ लीजिए नल में कैसा पानी आ रहा है, द्वारकापुरी कॉलोनी वैध है कि अवैध है, चलिए आपसे बात करवा देते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। भिया और भिया के पट्टों को अलग कर दो आप। पार्षद और पार्षद के पट्टों को वहाँ पे मत जाइए। अपन किसी के घर में बैठते हैं, खाना खाते हैं और पूछते हैं। डर है उनका आम लोगों के ऊपर? बिल्कुल डर है, 100% डर है। क्योंकि देखिए आम आदमी बहुत सीधा साधा आदमी है। वो अपने परिवार का पेट पालना चाहता है, अपना व्यापार, अपनी रोजी रोटी चुपचाप कमाना चाहता है, बिना किसी डर के कमाना चाहता है। वो ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता कि यार मैं क्यों जबरदस्ती की दुश्मनी मोल लूँ, ये कल को मेरे माथे आ जाएंगे। तो वो ये चाहता है कि यार शांति से अपना काम चलता रहे। तो वो ऊपर नहीं बोलेगा, बाहर आके नहीं बोलेगा उन लोगों के सामने। और अंदर जब मतदान देने जाएगा तो वो तो उसका खुद का अधिकार है उस बूथ में, तो उसके अलावा कोई नहीं होता। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, आक्रोशित इसीलिए हैं। अभी हाल ही में हमने विधायक के घर के सामने का स्कूल का दौरा किया। विधायक ने भी एक इंटरव्यू दिया था, मैंने देखा था। उन्होंने बोला कोई काम नहीं बचा मेरे क्षेत्र में। तो उनके घर के सामने के स्कूल शायद जाना वो भूल चुकी थी। चली जाती तो उनको काम दिख जाता कि क्या काम था। दूसरा और मेरा ये कहना है कि भाई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में ढेर सारी समस्याएं हैं। बच्चों के खेलने के लिए कौन सा मैदान है आप बताइए? लालबाग पे आए दिन जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है हमारी, उसमें मेले लगते रहते हैं, उस पर हमेशा तंबू गड़ा रहता है। दशहरा मैदान पे कोई ना कोई आयोजन प्रयोजन होते रहते हैं। कौन सा स्टेडियम है, कौन सा बड़ा स्टेडियम बना लिया आप बता दीजिए मुझे तो नहीं दिखता। आप लोगों की नज़र में हो तो बताइए। एक वैष्णव स्टेडियम और एक खालसा स्टेडियम ओपन फॉर ऑल होते थे जिसमें लोग घूमने जाते थे। उस पर भी ट्रस्ट ने आजकल अपने स्टेडियम्स के अंदर कंस्ट्रक्शंस कर लिए हैं, आधे स्टेडियम का साइज कर दिया। तो कैसे, मतलब आई डोंट नो, या तो मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, मेरे विजन में प्रॉब्लम है, या जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वो गलत है।
तो ये तो हमें देखना पड़ेगा क्या है। तो मेरे मन में आक्रोश तो उन्हीं चीज़ों को लेकर है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और आप बहुत दमदारी से और बहुत इनर पावर के साथ में लोगों से मिल रहे हैं और आप इंस्पायर्ड हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंस्पिरेशन से काम नहीं होता। बड़े बड़े नेता जो उनके हैं रणनीति के तहत क्षेत्र में आते हैं, आम सभाएं लेते हैं और बहुत तेज़ी के साथ में जो है वो दौरे कर रहे हैं। आपकी तरफ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे लोगों तक बात पहुंचेगी? देखिए, हमारी तरफ से जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया है, जीवन ज्योत कौर, वो अभी यहीं पे कैंप करने वाली है मेरी विधानसभा में, उनको जवाबदारी दी गई है। आने वाले समय में भगवंत मान जी, राघव चड्ढा जी का भी दौरा प्रस्तावित है, हो सकता है केजरीवाल जी भी आए, पर मैं थोड़ा इससे इतर हट के बात करना चाहूँगा। हमें खुशी होगी यदि वो आए। हमारा ये मानना है, बड़ा नेता कौन है? जो आज हमने बड़े नेताओं को इस देश का मालिक बना दिया है, वो इस देश के मालिक नहीं है। इस देश का मालिक इस देश का आम आदमी है, जिसको सबसे ज़्यादा पावर इस देश के संविधान ने दी। तो क्या हम उन नेताओं की तरफ ही देखते रहेंगे या हम अपनी तरफ देखेंगे? विधानसभा एक का एग्जाम्पल लेते हैं, पूरे शहर का हॉट टॉपिक है विधानसभा एक की, कैलाश जी जीतेंगे या संजय जी जीतेंगे। कैलाश जी की राजनीति खत्म हो जाएगी, संजय जी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये हर जगह ये चर्चा चलती रहती है कि कौन हार गया, कौन जीत गया। मेरा ये कहना है, आप कब जीतोगे भाई? आप आम जनता हो, आपके बच्चों के लिए स्कूल की बात कौन करेगा? आपके बच्चों के अस्पतालों की बात कौन करेगा? आपके बच्चों के लिए खेलने के मैदानों की बात कौन करेगा? आपके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल्स की बात कौन करेगा? आप कब जीतोगे? आप खुद के बारे में सोचो। वो तो अपना लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी कब जीतेगा, कब हारेगा, ये आम आदमी को सोचना पड़ेगा। जब तक हम उसको सेंटर ऑफ डिस्कशन नहीं बनाएंगे ना, मुझे बड़ा दुख है कि हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे भारत को हम विकसित देश बोल सकें। तो आम आदमी को खुद की चिंता करना है, खुद की नेता को आउट करना है और आम आदमी को इन करना है। ये कंटिन्यूअस नैरेटिव जब तक हम नहीं सेट करेंगे, तब तक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू कॉल इंडिया डेवलप्ड नेशन। जी। मैं जब भी कोई इंटरव्यू करता हूं तो नेताओं के खासतौर पर इस वक्त एक अंतिम सवाल ये करता हूं कि आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं अपने आप? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा सरनेम जोशी है, जो ज्योतिषी का अपभ्रंश होते होते जोशी आया है। पर मैं ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे पास में अपना कर्म है, मैं अपने नैरेटिव को तगड़े तरीके से जनता के बीच में लेके जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरी बात को समझेगी और वोट करेगी और मुझे जिताएगी। ऑप्शन है आपके पास में। आप हमेशा बोलते हो विकल्प नहीं है, अच्छी बात करने वाले नेता नहीं है। आपकी बार आपके पास में विकल्प है, आप चाहें तो चुन सकते हैं। एक बात और, थोड़ा सा बड़बोलापन लग सकता है आपको, मैं माफी चाहूंगा यदि बड़बोलापन साउंड करे तो। 17 नवंबर को चुनाव है, 21 नवंबर से मैं तो अस्पताल में जाके वापस से अपनी डॉक्टरी शुरू करूंगा। चाहे विधायक बने चाहे नहीं बने, मैं तो अपना प्रोफेशन से जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरी दाल रोटी, मेरे परिवार का भरण पोषण डॉक्टरी से होता है। एक शोले मूवी का डायलॉग है, तेरा क्या होगा रे कालिया, वो बोलते हैं। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, तेरा क्या होगा रे जनता? तेरे बच्चों के लिए स्कूल कौन बनाएगा? तेरे बच्चों के लिए अस्पताल कौन बनाएगा? तेरे बच्चों के लिए खेलने के मैदान कौन बनाएगा? तेरे घर में साफ नल में पानी आए उसकी चिंता कौन करेगा? तेरा बिजनेस कोई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इत्यादि, डीमार्ट इत्यादि खा न जाए, उसकी चिंता कौन करेगा? तेरा क्या होगा रे जनता? हम तो हमारी दाल रोटी कमा लेंगे, ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, करेंगे। कैरियर के लिए नहीं है राजनीति में। वी आर नॉट प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। हम पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है। हम वो पेशेवर लोग हैं जो उनको राजनीति में मजबूरी की वजह से आना पड़ा है, क्योंकि जो अभी के राजनीतिज्ञ हैं वो ये बातें करना भूल चुके हैं, स्कूल अस्पताल की, बिजनेस की बातें करना भूल चुके हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, फ्रैंकली स्पीकिंग सर, आई डोंट केयर कि क्या रिजल्ट होता है। मेरा ये है कि हम लड़ रहे हैं, हम सही मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, हम आत्मसंतुष्टि के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरा कीड़ा है। और आप आएंगे तो सब बदलेंगे? 110% सर, कोशिश तो ये करेंगे और आई विल डाई ट्राइंग। है ना, आइदर आई विल चेंज और आई विल डाई ट्राइंग, क्योंकि कोशिश तो करना ही, क्योंकि इसीलिए तो आए हैं राजनीति में। नहीं तो ये लोग तो कर ही रहे थे ना इतने सालों से राजनीति। हमारे जैसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता ही नहीं थी। पीयूष जी, आपसे बातचीत हुई, आपने जिस भाव से बातचीत की वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आम जनता उसको महसूस भी कर रही है, और क्या रिजल्ट होगा ये तो खैर निश्चित रूप से वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आपसे बात करने के बाद ये महसूस हुआ कि आपके अंदर एक आग है जो समाज को बदलने की बात करती है। तो पीयूष जी से बातचीत हुई, और पीयूष जी से बातचीत करते हुए मुझे दुष्यंत की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन
आग जलनी चाहिए। मुझे लगता है ये आग जलने की आवश्यकता तो है। बहरहाल 17 नवंबर को चुनाव है, आप सभी का अधिकार है, मतदान है, आप सभी का अधिकार है, आप मतदान के लिए पहुँचें। किसे वोट देना है ये तो आपका अधिकार है, लेकिन इतना तय है कि आप अपनी आत्ममंथन के साथ में, अपने क्षेत्र के मंथन के साथ में आप वोट करें और जिसे भी आप चाहें आप जिताएं। आप किसे जिताते हैं इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक, जब तक आप वोट नहीं दे देते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाता है। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़ मध्य प्रदेश।